सोचना क्या है, मुझे सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को सोचना है। विद्युत द्विध्रुव को सोच लिया, क्वेश्चन में देख के सोचना है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव मेरे पास होना चाहिए, तो मैं क्या ले लूंगा, एक मैं विद्युत द्विध्रुव ले लूंगा। एक मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश ले लिया, इसको ए भी नाम दे दिया। अब वो बोल रहा है अक्षीय स्थिति में, तो सबसे पहले मुझे इसे अक्षीय स्थिति में बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो अक्षीय स्थिति में बढ़ाने के लिए मुझे कोई बिंदु ओ मानना पड़ेगा, और ओ से इससे मैं अक्षीय स्थिति में बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो कोई बिंदु क्या जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नए टॉपिक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप पीछे वीडियो देख लीजिए, और विद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी आप पीछे वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, जिससे कि आपको एक बार में ही पूरा क्लियर हो जाए। आप लिखेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे। हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव को बना लेंगे। जब हम एक विद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूं, ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, और इसको नाम दे देता हूं बी। इस पर माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश कोई हो जाता है, और इनकी बीच की दूरी को मैं बोल देता हूं 2l। क्या बोलूंगा, 2l। इनकी बीच की दूरी को मैं बोल देता हूं 2l। इधर प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसकी अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, यदि हम विद्युत द्विध्रुव को इसके अक्ष के समांतर बढ़ाएंगे, इसके अक्ष के समांतर यदि हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु क्या मान लूं मैं, P मान लूं, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करूंगा मैं, इसकी दूरी मान लूंगा r, लेकिन इस P को मानूंगा मैं विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु है, जो कि है P, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां पर दो दिशाएं होंगी, एक होगी BP दिशा और एक होगी PA दिशा। अब BP और ये मैं अभी जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इनकी दिशा को मैंने इसको BP क्यों लिया है और इसको PA क्यों लिया है, ऐसा उल्टा क्यों लिया है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इतनी दूरी क्या है, L, और इतनी दूरी कितनी है, L। क्योंकि ये पूरी 2L है तो इतनी क्या हो जाएगी, L, और इतनी क्या हो जाएगी, L। अब यदि मैं यहां से यहां तक की A से लेके P तक की दूरी को बोलूं, तो A से लेके P तक की दूरी क्या हो जाएगी, A से लेके P तक की दूरी हो जाएगी इतनी L, यानी R प्लस L। ये बाद में निकालना पड़ेगी, इसलिए मैं आपको क्या करना है, मैं जो चित्र बना रहा हूं, पहले आपको यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है अक्षीय स्थिति में, तो सबसे पहले आपको ये इस चित्र को याद कर लो कि हमको ये मानना है, ये लिखना है, सब कुछ। फिर अपन को कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। यदि आपने इसको याद कर लिया, अब मैं BP की दूरी याद करूं, तो इतनी दूरी मेरे पास है L, इतनी दूरी मेरे पास क्या है, L। तो इतनी दूरी L, और इसको मैं किस में से घटाऊंगा, बताओ जल्दी, किस में से घटाऊंगा, BP की दूरी ज्ञात करनी है मुझे, R में से मैं एक L को घटा दूंगा तो इसकी दूरी मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर दो दिशा बन जाएंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। ये एक इस साइड बनेगी, ये इस धनावेश के कारण, यानी जो धनावेश होता है, धनावेश से जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं, और ऋणावेश से ऋणावेश की ओर अंदर आती है। ये ऋणावेश है, इसलिए मान लो ये ऋणावेश यहाँ से घूम के आएंगी तो ये ऋणावेश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको इस तरफ सदिश लगाया है, और एक इस तरफ इसलिए लगाया क्योंकि धनात्मक से ये बाहर निकलती है। यहाँ पर हम कोई आवेश मानते हैं तो वो हम धनावेश मानते हैं। यहाँ पर कोई आवेश कौन सा मानते हैं, धनावेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना जितना मैंने जो बताया है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब मैंने इतना जो कुछ भी आपसे यहाँ पर बोला था पिछले 2 मिनट में, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक बार और इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। मैंने AB एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया था, जिसमें बिंदु A तथा B पर, बिंदु A जो है और B पर
माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश रखा है। मैंने यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश रख दिया था और यहाँ पर कौन सा आवेश रख दिया था, प्लस क्यू आवेश मैंने यहाँ पर रख दिया था। ये देखो यहाँ पर कौन सा आवेश रख दिया मैंने, प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब मैंने क्या बोला, और इनकी बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इनकी बीच की दूरी 2l है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है। अब विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। और ये वाली तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, और ये वाली तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। अब मुझे न्यूमेरिकल में दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, दूरी मैं पहले ही ज्ञात कर लेता हूं या फिर मैं दूरी को बाद में भी ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले ही ज्ञात कर लेता हूं तो मेरा वहां पर न्यूमेरिकल का रिदम वहां पर टूटेगा नहीं। जब आप एक बार इसको कर लोगे तो आपको भी ये आ जाएगा कि हमको दूरी को पहले ही निकाल लेना है। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, तथा ए पी की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल, और BP की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस एल। BP की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस एल। BP की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस एल। BP की क्या हो जाएगी, R माइनस एल। ठीक है, BP की दूरी क्या हो जाएगी मेरी, R माइनस एल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो अब होगा क्या, अब जब अपन ने इतना चित्र बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको करना क्या है, अब आपको हर चित्र में ऐसा कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, इस पर दो आवेश रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आपको यही मानना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अपन को ज्ञात करनी है, तो वो एक माइनस क्यू आवेश के कारण और एक प्लस क्यू आवेश के कारण, किस पर, बिंदु P पर। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि अब यहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं, यहाँ पर कितने, दो आवेश रखे हुए हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कोई तीव्रता होगी, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस प्रकार का यदि कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं कर लेता हूं पास वाले आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि बिंदु B पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/, ये याद रखना है आपको, यदि इससे पहले का आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूमेरिकल कूलम के नियम से आता है, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बीच मिल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन के, कोई आवेश क्या है, Q, आवेश क्या है, Q अपॉन उसकी बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, BP, क्या लिख दूंगा, BP का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसकी दिशा में, BP की दिशा में। लिखना पड़ेगा, एक एक चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या आ जाएगी, E1, क्या जाएगी, E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन BP क्या है, BP मैंने पहले ही ज्ञात कर लिया है, BP क्या है, R माइनस एल। BP क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन कोई आवेश, और क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, AP, क्या है, AP का होल स्क्वायर। अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी PA, क्या लिख दूंगा मैं, PA की दिशा में या PA के अनुदिश, जो भी तुम्हें लिखना। क्यों, क्योंकि माइनस की ओर जो धाराएं हैं वो आती हैं। चलो इतना हो गया। अब
इसको और लिख लेता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1/4 पाई Q अपॉन के R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको दिख रहा होगा। समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलो मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं, जितना होगा यहां पर, फिर इसको हटा कर देंगे। अब मुझे यहां पर निकालना है परिणामी तीव्रता। मुझे मान क्या ज्ञात करना है? ई। मान किसका ज्ञात करना है? ई। देखो अच्छे से समझते रहोगे तो समझ आएगा। एक दो बार देखना, नहीं आए समझ तो और इसको एक दो बार करके देखना, अच्छे से आ जाएगा समझ। सोच लो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एक बार लास्ट में रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। तो देखो परिणामी तीव्रता क्या जाएगी? परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ई बराबर, अब बड़े में से छोटे को घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। अब बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, ये कैसे आप ज्ञात करोगे? इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक देता हूं। नीचे यदि आप बड़ी संख्या से भाग दोगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो 10 है, मैं इसको 5 से भाग दे दूंगा तो क्या जाएगा? 2। और नीचे यदि मैं छोटी संख्या से भाग दूंगा, नीचे यदि मैं छोटी संख्या से भाग दूंगा, मान लो कितनी आई, इधर आ गई 3, तो इसको काटूंगा 3 तिरका 9, तो मतलब सबसे ज्यादा परिणाम किससे आएगा? छोटी संख्या से भाग देने पर। आप यहां पर देखो, अब इनमें से छोटा कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू के ये सब क्या है? इक्वल है, ये कट जाएंगे। लेकिन r माइनस एल, यदि मैं इसमें r में से l को घटाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, और r में l जोड़ दूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यदि मैं बड़ी संख्या से भाग दे दूंगा तो वो ऊपर वाली संख्या क्या निकलेगी? कम निकलेगी, तो मतलब वो संख्या छोटी हो जाएगी। इसलिए बड़ी कौन सी हो गई? E1। ये एक पहचानने की ट्रिक है, E1 माइनस E2। चलो E बराबर निकालो, क्या है? E का मान बताओ, चलो बोलो E का मान। 1 अपॉन, यहां से लिखता हूं, E का मान बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन क्या है? R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या करूंगा? कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा? इसमें कॉमन ले लूंगा। ये देखो, ये और ये कॉमन आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू, क्यू भी आ जाएगा, तो इस क्यू का गुणा मैं क्या कर दूं? इधर कर दूं क्यू, तो थोड़ा ये अच्छा लगने लगेगा। तो ये क्या हो गया? ये अपना इतना कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। इसके बाद बचा क्या, वो मैं लिख लेता हूं। यहां पर 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या करना है? ऐसे सवालों में, ऐसे प्रत्येक सवालों में आपको एलसीएम लेने आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ऐसे प्रत्येक सवाल जितने भी हैं, अक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, 2-4 सवाल ऐसे ही है। आपको क्या करना है? डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हर एक सवाल में यही होगा 12वीं के। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, इसका क्रॉस r प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब इसका क्या लेना है आपको? एलसीएम। एलसीएम लेना है, यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 सूत्र लगेंगे। यहाँ पर आपको कौन से 2 सूत्र लगेंगे, इनको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यदि इसमें माइनस लगाऊं तो यहां पर अकेला माइनस आ जाएगा। एक सूत्र और लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, एक a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये दोनों सूत्र लगेंगे। चलिए इसमें लगाइए, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, ठीक है। इसको a मानिए तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसमें मैं माइनस का डायरेक्ट गुणा कर दूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। a स्क्वायर, इसको भी a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। इसका पहले लिख देता हूँ 2rl, इसमें माइनस का डायरेक्ट गुणा कर दूंगा। आना था प्लस का, लेकिन मैं माइनस का
गुणा कर दूंगा। चलिए यहाँ पर पहले माइनस लगा लेता हूँ, कोष्ठक बाद में हटा दूंगा। इसको क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेप कम करने के लिए ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक स्टेप कम करने के लिए कर रहा हूं। अब देखो इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है, यदि मैं इन दोनों को हटा दूं, स्क्वायर को इन दोनों को हटा दूं तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि इनके ऊपर इसके कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर एक लाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना है, इनको देखो ये कट रहा है, इन दोनों को काट दो। ये क्या हो जाएगा, 4RL ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के। 4 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ पर एक स्टेप और मैं घटा देता हूँ, आप भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये एल जो है, अब आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है तो आर की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। आर की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। और इस द्विध्रुव की दूरी क्या है, बहुत कम है। इस द्विध्रुव की दूरी, उसमें भी हमने ओ से इसको आधा तोड़ दिया, तो इस आर की अपेक्षा में, इस बिंदु पी से जो आर की दूरी है उसकी अपेक्षा में इस द्विध्रुव की दूरी बहुत कम है। तो एल की क्या कर देंगे हम, उपेक्षा कर देंगे। यदि आर बहुत बड़ा हो, यदि आर जो है अपना, आर जो है बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो एल से, तब आर स्क्वायर, तो क्या होगा, एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, इसकी क्या कर दूंगा मैं, इसकी मैं कर दूंगा उपेक्षा। जब मैं इसकी उपेक्षा कर दूंगा तो क्या होगा, तो मतलब इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा मतलब इसको यहां से हटा दूंगा। तो इसको यहां से हटा दूंगा तो इसके ऊपर बन जाएगा ऐसा स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आर का 4, एक आर से एक आर को यहां पर मैं काट दूंगा। ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के। एक आर से एक आर को काट दिया, यहां पर क्या बच गया, 12 अपॉन आर क्यूब। ये इतना यहाँ पर बच गया। इस नीचे वाले स्टेप को मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, क्या है, ई बराबर है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के, और क्या है 2L अपॉन आर क्यूब। अब देखो, अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को जानना है हमें, इसको हमको द्विध्रुव आघूर्ण, अब हमें यहाँ पर एक P लेके आना है। P क्या होता है, P होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहले हमको उस फॉर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, उससे पहले हम तोड़ेंगे। लेकिन हमारे पास दिमाग में लॉजिक कैसे आएगा कि हमको उसमें तोड़ना है, तो हमको इस लॉजिक कैसे आएगा, जब हमको द्विध्रुव आघूर्ण पता होगा। और द्विध्रुव आघूर्ण पता नहीं होगा तो लॉजिक नहीं आएगा, वहीं पर रुक जाओगे आप, फिजिक्स आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए फिजिक्स में क्या है कि पीछे की पूरी क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है 2-3 मिनट का, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ कुछ सेकंडों में, ठीक है। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण की जब हम परिभाषा करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उस पर आवेश जो है -q और +q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मानते हैं हम, 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक कोई आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। मैं यहाँ पर लिखूंगा अभी, तो इसको मैं Q इंटू 2L के फॉर्म में यहाँ पर तोड़ देता हूँ। यहाँ पर 4 आएगा, कहीं से क्या आएगा, 4 आएगा। कहीं पर गलती हो गई है और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। देखो यहाँ पर ये 4 आएगा, नीचे वाली स्टेप से उतारने में गलती हो गई, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इनटू में 2 बचेगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन के, 4 पाई एप्सिलॉन के, और ये क्या है मेरे पास, आर क्यूब। तो Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, 2L। इसको क्या बोलूंगा मैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन के और
इसकी स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा P, तो क्या हो जाएगा 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या मान लूंगा मैं 1, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक वैल्यू हो जाएगी 2P अपॉन आर क्यूब, ये क्या आ गया मेरा मान आ गया। और इसको जो मैं मापता हूं किसमें मापता हूं, न्यूटन बटे कूलम। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख दोगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही अभीष्ट व्यंजक है, या पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक यही है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ आई होगी। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं फिर से, बस 2 मिनट लगेंगे। चलिए देखते हैं। अब मैंने चित्र को मिटा दिया है, लेकिन मैं उस चित्र को फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं। मुझे सबसे पहले सोचना क्या है, मुझे सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को सोचना है। विद्युत द्विध्रुव को सोच लिया, क्वेश्चन में देख के सोचना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले मुझे मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव मेरे पास होना चाहिए, तो मैं क्या ले लूंगा, एक मैं विद्युत द्विध्रुव ले लूंगा। एक मैंने विद्युत द्विध्रुव ले लिया, -q और +q आवेश ले लिया, इसको ए बी नाम दे दिया। अब वो बोल रहा है अक्षीय स्थिति में, तो सबसे पहले मुझे इसे अक्षीय स्थिति में बढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति में जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, तो अक्षीय स्थिति में बढ़ाने के लिए मुझे कोई बिंदु O मानना पड़ेगा, और O से इससे मैं अक्षीय स्थिति में बढ़ाऊंगा तो कोई बिंदु क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में P दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको E1 और इसको E2 आप दे सकते हो, और परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी आपकी, E हो जाएगी। और R दूरी पर स्थित है, तो इसको R दूरी पर स्थित आप मान लोगे। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो इनके बीच की दूरी इसकी L हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर जो मैंने बोला है वो यहाँ पर लिखा है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें ए बिंदु पर, जिसमें बिंदु ए तथा बी है, और जिस पर -q और +q आवेश रखा है, और ए बी के बीच की दूरी 2L है, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मैंने न्यूमेरिकल में मुझे पता था कि यहाँ पर दूरी आएंगी, दूरी मैंने यहाँ पर पहले ज्ञात कर ली। आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा जब आप इस न्यूमेरिकल को 1-2 बार कर लोगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। मुझे A और P की दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो इस एक L को यहाँ पर जोड़ दूंगा। यहाँ तक की दूरी मेरे पास है, तो क्या हो जाएगी, R + L इसकी दूरी हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की करना हो, तो मेरे पास इतनी दूरी है, और मुझे इतनी दूरी यहाँ तक की चाहिए, तो R - L मेरी दूरी यहाँ पर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अब समझ आ गया होगा। और यहाँ से मैंने बस परिणामी तीव्रता इनको घटाया है, और यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो यदि आप इस तरह से हमसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक और नए टॉपिक में, और फिजिक्स की प्लेलिस्ट को देख लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने पूरे कवर करा दिए हैं, आप उनको देखते चलो। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।